नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज यूनिवर्सल एकेडमी के मंच से इस लॉकडाउन के दौरान आपकी पढ़ाई कहीं से बाधा ना पहुंचे, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रयास में यह हमारा पहला वीडियो है जो भारतीय संविधान पर है। मैं राघवेंद्र उपाध्याय इस यूनिवर्सल एकेडमी से जुड़ा हुआ हूं और आपके लिए सोच रहा हूं कि इस लॉकडाउन में कुछ योगदान किया जाए, जिससे आप जिस लक्ष्य की तरफ अग्रसर बढ़ रहे हैं उस लक्ष्य में हमारा भी कुछ योगदान हो, उसमें बड़ी खुशी होगी इस संस्थान को। और मैं चाहता हूं कि हमारे संस्थान के और लोग जो लोग हैं वो लगातार आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, आपके लिए लगातार लगे हुए हैं और चाहते हैं कि हमारे जो छात्र हैं जिनका भविष्य इस लॉकडाउन में आधार में पड़ा हुआ है, इस लॉकडाउन का असर उन पर न हो और वो लगातार अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। इसी श्रृंखला में मैं आज आपको भारतीय संविधान का उस टॉपिक को टच करने जा रहा हूं जिसे संविधान की आत्मा के रूप में भी जाना जाता है और जिसे संविधान की कुंजी के रूप में भी जाना जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप एक तरह से अच्छी तरह जानते हैं कि प्रस्तावना एक विषय सूची के समान है। क्या है? विषय सूची, अर्थात इसी को हम विवरणिका भी कहते हैं या इसी को आप इंडेक्स कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ठीक उसी तरीके से जैसे किसी भी किताब में जो उसका पहला पृष्ठ होता है उस पर विषय सूची का उल्लेख होता है और वह विषय सूची इस बात का इंडिकेशन है कि उस किताब में कौन सी बातें निहित हैं जिसे पहले पढ़ने से ही हम उसे समझ जाते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उस पढ़ने से ही हमें किताब की वह मूल बातें पता चल जाती हैं जिस किताब को जानने के लिए लगातार सभी लोग सोचते हैं कि आखिर इसमें क्या है। ठीक हमारा संविधान भी, उन संविधान में कौन सी बातें निहित हैं जो एक लोक कल्याणकारी राज्य को बनाने में कितनी सार्थक है, इन तमाम बातों को प्रस्तावना में। दूसरी बात कि किसी भी अधिनियम में उद्देशिका सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करती है और उद्देशिका के बिना वो अधिनियम अधूरा सा लगता है। ठीक हमारा भारतीय संविधान में उस उद्देशिका के बिना अधूरा सा लगेगा। तमाम विद्वानों ने इस पर अपनी अपनी राय दी। उसी श्रृंखला में मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो प्रस्तावना है, यह प्रस्तावना हमारा देश, हमारे संविधान सभा के लोग इस प्रस्तावना के लिए सबसे अधिक प्रेरणा इनको अमेरिका से मिली, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था और पहला, जिसे दुनिया का पहला लोकतंत्र कहा जाता है, और दुनिया के पहले लोकतंत्र में सबसे बड़े संविधान की आवश्यकता हुई। और जब संविधान की आवश्यकता हुई तो संविधान बनाते समय अमेरिका के संविधानविदों ने उसमें जिस प्रस्तावना का उल्लेख किया उसी से हम प्रेरित हुए और प्रेरित होने के पश्चात हम अपने संविधान में इसको जोड़े। कहा जाता है कि यह प्रस्तावना जो प्रेरित हुए, हम कहां से प्रेरित हुए? अमेरिका से। परीक्षा के दृष्टिकोण से सवाल क्या बनेगा? परीक्षा के दृष्टिकोण से सवाल यह बनेगा कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो किस देश की देन है। अगर ऐसा कुछ पूछता है तो आपका उत्तर क्या होगा? अमेरिका। दूसरी बात, कभी न कभी परीक्षा में कभी कभी ऐसे भी पूछता है, देश न पूछे और आपसे यह पूछ ले कि निम्न में से किस माध्यम से संविधान की प्रस्तावना प्रेरित मानी जाती है, तो आपका उत्तर होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के गठन के पश्चात 13 दिसंबर 1946 को के.एम. मुंशी द्वारा तैयार उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था, उससे भी हमारे संविधान में प्रेरित हुए, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपनी स्वीकृति प्रदान की। यह उद्देश्य प्रस्ताव 8 अनुच्छेदों वाला था और वही उद्देश्य प्रस्ताव आज संविधान की प्रस्तावना के रूप में दिखती है। एक बात और जाने, कभी कभी परीक्षा में सवाल यह भी बनता है कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो किस देश से प्रेरित है। तो आप जान लें, अगर ऐसा कुछ पूछता है प्रस्तावना कहां से प्रेरित है और प्रस्तावना की भाषा, तो कहां से प्रेरित है वो तो अमेरिका आप बताओगे, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है तो आपका उत्तर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। अर्थात आप यह जान लें कि आपके संविधान की प्रस्तावना में इन दो देशों का महत्वपूर्ण रोल है। और तीसरा, उद्देश्य प्रस्ताव, अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस उद्देश्य प्रस्ताव की बात की, वह भी आपके संविधान की इस प्रस्तावना में उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जिससे हम अपने संविधान के प्रस्तावना को समझ सके। दूसरी बात जाने आप, कहा जाता है कि परीक्षाओं में एक सवाल यह भी बनता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है। एक बात याद रखें आप कि इस
बात के लिए हमारे तमाम संविधानविदों ने अपनी अपनी राय दी और उसी श्रृंखला में हमारा न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने इनरी बेरुबारी वर्सेस भारत संघ अर्थात इनरी शब्द का मतलब होता है कि जिस मामले में स्वयं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट स्वयं संज्ञान ले ले, ऐसे मामले को इनरी कहा जाता है। और ऐसे मामले में इनरी बेरुबारी वर्सेस भारत संघ 1960 के मामले में तत्कालीन चीफ जस्टिस बीपी सिन्हा बिंदेश्वरी प्रसाद सिन्हा ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया और उस फैसले पर उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। जब इस तरह की बात हमारे बिंदेश्वरी प्रसाद सिन्हा जी ने अपने निर्णय में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यह मामला लोगों के लिए एक इस तरह की बात है कि अगर संविधान का अंग नहीं है, इसका मतलब आर्टिकल 368 प्रभावित नहीं होगा, और अगर आर्टिकल 368 प्रभावित नहीं होगा, इसका मतलब है कि जब वो अंग ही नहीं तो उसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। इस तरह की जब बातें उठी, लेकिन बाद में लंबे समय तक जब इस पर चर्चा चला तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में उस समय हमारे भारत के वो महान विभूति जस्टिस हिदायतुल्लाह जिनको भारत का राष्ट्रपति बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस समय 11 सदस्यीय संवैधानिक पीठ थी और इस 11 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने अपने ही निर्णय को परिवर्तित करते हुए कहा कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का अंग है। लेकिन वहां पर यह कहते हुए उन्होंने एक बात और कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, लेकिन इसमें संशोधन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इस पर उसमें विचार नहीं किया गया। फिर उसी मामले को केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 में जस्टिस एस.एन. सीकरी, यह भारत की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी जो 13 सदस्यीय, आज तक के भारत के इस संवैधानिक इतिहास में इससे बड़ी कोई पीठ नहीं हुई। संवैधानिक पीठ जो 13 सदस्यों मामला था, 6 संबंधित 7 के अनुपात में एस.एन. सीकरी ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया और उसी बात को दोहराते हुए जो गोलकनाथ बनाम पंजाब में जस्टिस हिदायतुल्लाह ने कहा था, उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, लेकिन इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। एक बात उन्होंने और जोड़ा कि संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि उस संशोधन से हमारे भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे पर किसी भी प्रकार का प्रभाव ना पड़े। इसका मतलब है कि आपसे एक सवाल बनेगा कि निम्न में से किस बात में आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। तो आप एकदम जान लें कि केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य वही बात था जिस बात में पहली बार आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया, और उस आधारभूत ढांचे के सिद्धांत में कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने यह बताने की कोशिश नहीं, उन्होंने यह कहा कि परिस्थितियों के आधार पर उस आधारभूत ढांचे की व्याख्या की जाएगी। और लगातार सुप्रीम कोर्ट तब से अर्थात 24 अप्रैल 1974 से लगातार प्रयास कर रहा है इस पर व्याख्या करने की, और कई मामलों में उन्होंने व्याख्या किया। जैसे एस.आर. मोहम्मई बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित कर दिया। इसलिए जब से जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे मामले पहुंचते हैं, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट बताता चलता है कि कौन सा संविधान का आधारभूत ढांचा है और कौन सा नहीं है। इसी अनुक्रम में अब एक सवाल आपके सामने लगातार परीक्षा में पूछता है कि निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी के रूप में बताया। या आपसे यह भी सवाल बन सकता है कि निम्न में से किस बात में प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। अगर इस तरह के सवाल बनेंगे तो दो सवाल बना, एक किसने कहा और दूसरा किस बात में कहा। अगर ऐसा कुछ पूछता है तो आप यह जान लें कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी सबसे पहले इनरी बेरुबारी बनाम भारत संघ के मामले में जस्टिस बीपी सिन्हा ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी के रूप में प्रदर्शित कहा। उसने कहा कि प्रस्तावना द की कॉन्स्टिट्यूशन है, अर्थात उस विशेष परिस्थिति में संविधान रूपी ताले को खोलने का वो माध्यम है जिस परिस्थिति में हमें यह महसूस होता है कि हमारा संविधान किन बातों की व्याख्या करता है, उस अवस्था में यह प्रस्तावना एक कुंजी के रूप में काम करेगा। और यह बात था इनरी बेरुबारी वर्सेस भारत संघ 1960 के मामले में। तो जब कभी सवाल आपसे बने कि किस बात में प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया, उस अवस्था में आपको इनरी बेरुबारी वर्सेस भारत संघ 1960 याद रखना है। और अगर पूछता है किसने यह कहा, तो उस समय के तत्कालीन चीफ जस्टिस बिंदेश्वरी प्रसाद सिन्हा ने अपने निर्णय में इस बात की व्याख्या करते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। अब आए दूसरी मैटर पे, हमने लिखा है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा। एक बात याद रखें आप
कि भारतीय संविधान में लगातार लोगों से गलती ये होती है कि अगर सवाल बने कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा नहीं है, या सवाल यह बने कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, यह किसने नहीं कहा था। एक बात याद रखिए, वहां गलती यही होती है कि लगातार जब ऐसे सवाल बनते हैं कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, यह किसने कहा था, और अगर उस विकल्प में डॉक्टर अंबेडकर साहब हैं, तो लगातार लोग यही गलती करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर साहब को इसका उत्तर मानते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय संविधान में इस प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहने का 3 लोगों को श्रेय जाता है, और उन तीनों में से जो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे सवाल आपसे बनता है कि वह न्यायिक व्यक्ति कौन था जिसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा, वह सामाजिक कार्यकर्ता कौन था जिसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा, वह राजनीतिक व्यक्तित्व कौन था जिसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। अगर यह 3 लोगों को आप जानते हैं तो आसानी से आप उत्तर दे सकते हैं कि किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा नहीं कहा। एक बात याद रखिए, इन तीनों की श्रृंखला में मैं आपको वह तीनों नाम बताना चाहूंगा। एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था, दूसरे वह व्यक्ति थे ठाकुर दास भार्गव जिन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था, और तीसरे जस्टिस हिदायतुल्लाह साहब। अर्थात मेरा वो तीनों जवाब देख रहे हैं, हिदायतुल्लाह, अर्थात आपसे पूछेगा कि वह राजनैतिक व्यक्ति कौन था, तो आपका उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर सवाल बने वह सामाजिक कार्यकर्ता कौन था, तो आपका उत्तर होगा ठाकुर दास भार्गव, और वह न्यायिक व्यक्ति कौन था जिसने यह बात कही। एक सवाल और बना कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, इस बात को जस्टिस हिदायतुल्लाह ने किस मामले में कहा था, यह पूछा जा सकता है आपसे। एक बात याद रखें, मैंने बताया आपको कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ है 11 जजों की, उसी मामले में जस्टिस हिदायतुल्लाह ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए यह कहा था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। इसका मतलब है जब न्यायिक व्यक्ति की बात करेगा तो आप जस्टिस हिदायतुल्लाह को याद करेंगे, जब सामाजिक व्यक्ति की बात करेगा ठाकुर दास भार्गव, और जब राजनीतिक पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर कुछ नहीं याद करेगा और विकल्प में पूछेगा कि किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा, तो आपको इन तीनों में से एक को खोजना होगा कि आखिर में उत्तर का जवाब क्या होगा। अब इसी क्रम में मैं यह बताना चाहता था कि लगातार लोगों में गलतफहमी होती है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। ऐसा नहीं है। अगर कभी ऐसा सवाल बने कि किसने नहीं कहा था और चौथा विकल्प अम्बेडकर साहब हो, तो आप उत्तर अम्बेडकर साहब को देंगे, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया। अर्थात उन्होंने उस संवैधानिक उपचार को आत्मा के रूप में कहा, न कि प्रस्तावना को आत्मा कहा। अर्थात अगर कभी परीक्षा में ऐसे सवाल बने तो आपका यही जवाब होगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया, न कि प्रस्तावना को। एक बात और जानिए, परीक्षा में लगातार कभी कभी ऐसा भी सवाल बनता है कि भारतीय संविधान में 3 ऐसे तथ्य हैं जिनको संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। एक आपके समक्ष प्रस्तावना है, दूसरा हमने अभी बताया कि भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 32 को जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है उसको संविधान की आत्मा अम्बेडकर साहब ने कहा, और तीसरा नीति निर्देशक तत्वों को ग्रेनविल ऑस्टिन ने राज्य की आत्मा संविधान की आत्मा के रूप में भी वर्णित किया है। तो कभी कभी परीक्षा में सवाल इन दोनों को विकल्प में तीसरा पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में भी जाना जाता है। उस परिस्थिति में आप नीति निर्देशक तत्वों को भी याद करेंगे। एक बात याद रखें कि अगर आत्मा से संविधान में 3 ही सवाल है, एक सवाल प्रस्तावना, दूसरा सवाल भाग 3 अनुच्छेद 32 और चौथा नीति निर्देशक तत्व। अब आपसे सवाल क्या बनेगा कि जो संविधान की प्रस्तावना है जिसको हम लगातार प्रकाश डाल रहे हैं, एक सवाल आपसे उसमें बना कि आज तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किए गए। याद रखिए कि केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 के मामले में जब ऐतिहासिक निर्णय आया, उस निर्णय के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारतीय संविधान की इस प्रस्तावना में संशोधन करने का प्रयास किया, जिस संशोधन को 42वां संविधान संशोधन 1976 के नाम से जाना जाता है, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस 42वां संविधान संशोधन 1976 के परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रथम पैरा में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष तथा छठे पैरा में और
अखंडता शब्द जोड़ा गया। एक याद रखें, परीक्षा में कभी कभी गुमराह करने के लिए अब ऐसे भी जो कमीशन है, जो सवाल बनाने का उसका तरीका है, वो ऐसे भी शब्दों का अगर सिर्फ अखंडता शब्द दे और विकल्प में और अखंडता शब्द दे तो आप याद रखें कि उसमें और अखंडता शब्द जोड़ा गया था, ना कि सिर्फ अखंडता। अगर ऐसा कुछ पूछता है तो याद रखें कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के परिणामस्वरूप भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार और आज तक का कह सकते हैं आप कि अभी तक एक ही बार हुआ है, उसमें 3 शब्द जोड़े गए, जो प्रथम पैरा में समाजवाद और पंथनिरपेक्ष और अंतिम पैरा में और अखंडता शब्द जोड़ा गया। इसका मतलब हुआ कि अभी तक उस आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कोई भी राजनीतिक पार्टी या हमारी व्यवस्था अब तक अगला संशोधन करने का प्रयास नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि केशवानंद भारती में जो एक बाउंड्री लाइन खींची गई है, उस बाउंड्री लाइन के बाहर कभी ऐसे तक कोई एक सकारात्मक शब्द प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे संविधान की जो शुरुआत थी कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष नहीं था, लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द था, लेकिन समाजवादी पंथनिरपेक्ष जोड़ने के बाद भी हमारे संविधान के प्रस्तावना पर किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ा। आप जानते हैं कि जैसे हमने देखा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और जो नया शब्द जोड़ा गया और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बनता बढ़ाने के लिए आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग से शुक्ला सप्तमी संवत 2006 को एतत् द्वारा अधिनियम में अंकित और आत्मार्पित करते हैं। इस तरह की जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था में अगर यह संविधान संशोधन हुआ तो कहीं से भी यह नहीं लगता है कि कुछ नया जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि सरकार उस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के ऐतिहासिक निर्णय को ध्यान में रखते हुए अगला प्रयास अभी संविधान संशोधन में नहीं हुआ। रीजन वही था क्योंकि कोई ऐसी सकारात्मक जब तक बातें नहीं समझ में आएंगी तब तक सरकार इस प्रस्तावना को छेड़ने का प्रयास नहीं करेगी। थैंक यू।